लास्ट क्लास में हमने अलाउड डिसअलाउड का पॉइंट समझ लिया था कि कब कोई चीज अलाउड होती है और कब उसका ध्यान रखना है और किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये पॉइंट हमने अच्छे समझ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट और आईएमपी कैलकुलेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक है, कौन कौन से एक्सपेंसेस प्रॉपरली डिसअलाउड होते हैं। कौन कौन से एक्सपेंसेस प्रॉपरली डिसअलाउड होते हैं। ठीक है, अब सुनना और ध्यान से समझना। डिसअलाउड एक्सपेंसेस की लिस्ट है। पहले हम लोग डिसअलाउड एक्सपेंसेस पढ़ लेते हैं। तो जो एक्सपेंसेस डिसअलाउड हुए बचे हुए सारे क्या हो जाएंगे, अलाउड। तो देखो, सबसे पहला है पर्सनल एक्सपेंसेस। जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, जितने भी पर्सनल, अब पर्सनल एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो समझना। पर्सनल एक्सपेंसेस मींस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोप्राइटर। मतलब एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस में से, चाहे वो बिजनेस के लिए हो या कैसे भी हो, अपने बिजनेस में से खुद को जो भी एक्सपेंसेस पे कर रहा है, वो सारे एक्सपेंसेस क्या होते हैं, डिसअलाउड होते हैं। एक प्रॉपराइटर खुद को जो एक्सपेंसेस देता है वो सारे के सारे क्या होते हैं, डिसअलाउड। अब इसमें हमने नाम लिखे थे कुछ एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपराइटर। एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रॉपराइटर लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको मिलेगा, प्रॉपराइटर को मिलेगा। अब कोई ये बोलता बिजनेस से रिलेटेड है तो समझना इस बात को। देखो, ये एक्सपेंसेस डिसअलाउड करने का लॉजिक क्या है समझना। कोई मिस्टर ए है, इसका लॉजिक समझना है कि डिसअलाउड होते क्यों है। मिस्टर ए है, इसने खुद को ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, खुद को। तो ये खुद के लिए एक तरह से एक्सपेंसेस भी है, और दूसरी जगह पे उस खुद के लिए इंटरेस्ट मिला भी तो है, दूसरी जगह खुद के लिए इनकम भी तो है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझना। अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो एक्सपेंसेस है, मिस्टर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इनकम भी है। तो अब मैं ये एक्सपेंसेस उन्हीं के लेस करके बाद में उन्हीं के किसी दूसरे हेड में ऐड करूंगा। ये एक्सपेंसेस जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने बोला भाई बीएनपी में लेस कर दिया, तो अदर सोर्सेज में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो बात तो वही पड़ी ना, तो फिर मैं लेस करूँ ही क्यों। किसी एक चीज के कारण अगर डबल कैलकुलेशन हो रही तो मैं क्या करूंगा, उसको पूरा का पूरा इग्नोर कर दूंगा। आई बात समझ में। तो देखो, तो कुल मिला के पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोप्राइटर। उसके कुछ नाम है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोप्राइटर की सैलरी, प्रोप्राइटर की खुद की सैलरी, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स हाउस, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स हाउस, प्रोप्राइटर की खुद के हाउस का किराया। ठीक है, फिर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, जितने भी हाउस होल्ड एक्सपेंसेस है वो, फिर डोमेस्टिक एक्सपेंसेस, LIC प्रीमियम, और एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोप्राइटर। ठीक है, तो देखो,
इसमें शायद बेटर विजिबिलिटी है, तो इसमें देखो एक बार। तो देखो, पहला पर्सनल एक्सपेंसेस सबको याद रहेगा आराम से। पहला टॉपिक पर्सनल एक्सपेंसेस सबको याद रहेगा आराम से। पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो किससे रिलेटेड है, ऐसे एक्सपेंसेस जो किससे रिलेटेड है, प्रोप्राइटर से रिलेटेड है। ओके, तो जितने भी पर्सनल एक्सपेंसेस है, प्रोप्राइटर से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, वो सारे के सारे डिसअलाउड होंगे। ओके, यस और नो? नेक्स्ट, expenses related to other heads, expenses related to other heads, अदर हेड से रिलेटेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अब अदर हेड से रिलेटेड एक्सपेंसेस का लॉजिक क्या है समझना। एक्सपेंसेस ऑफ अदर हेड्स लाइक म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल टैक्सेस, इंश्योरेंस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू डिसअलाउड इनकम, ये सब क्या होते हैं, डिसअलाउड। इसका रीजन क्या है, जैसे देखो ये बोल रहे हैं हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड म्यूनिसिपल टैक्सेस, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, कुछ भी, तो अगर कोई एक्सपेंसेस हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, अगर कोई एक्सपेंसेस हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो वो किस में लेस होगा, हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में। अगर कोई एक्सपेंसेस हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो किस में लेस होगा, हाउस प्रॉपर्टी में। अगर कोई एक्सपेंसेस अदर सोर्सेस से रिलेटेड है तो वो किस में लेस होगा, अदर सोर्सेज में। ठीक है, तो इन दैट केस जो जिस हेड से, एक लॉजिकल बात देखो ना, मैं एक हेड हूं और दूसरा हेड आप हो, तो मैं आपके एक्सपेंसेस मुझ में, मेरे पीरियड में कैसे लेस करूंगा, नहीं पॉसिबल है ना। एक सिंपल लॉजिक देखो, मैं एक हेड हूं और आप दूसरा हेड हो, आपके एक्सपेंसेस आप अपने हेड में से लेस करोगे और मैं मेरे एक्सपेंसेस अपने हेड में से लेस करूंगा। आपके एक्सपेंसेस मेरे हेड में से लेस नहीं कर सकता ना मैं, तो बस एक लॉजिकल बात हुई है, जिसके एक्सपेंसेस है वो अपने अपने हेड में से लेस करेगा, जिसके भी एक्सपेंसेस हैं वो सब अपने अपने हेड में से लेस करेंगे। आई बात समझ में, जिसके एक्सपेंसेस है वो सब अपने अपने हेड में से लेस करेंगे। फिर एक लास्ट में नाम आया एक्सपेंसेस रिलेटेड टू डिसअलाउड इनकम। देखो, किसी भी एक्सपेंसेस का रूल है कि वो अपनी इनकम में से ही डिडक्ट होता है। कोई भी एक्सपेंसेस हो वो अपनी इनकम में से ही लेस होता है, किसी दूसरे की इनकम में से लेस नहीं हो सकता। अब जब कोई इनकम ही डिसअलाउड है तो उसका एक्सपेंसेस भी क्या होगा, डिसअलाउड। क्यों, क्योंकि क्योंकि जिस हेड में इनकम जाएगी उसी हेड में एक्सपेंसेस भी, जहां वो इनकम जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आप लोगों के एक चैप्टर हो चुका अदर सोर्सेस, तो मैं ये मान सकता हूँ कि आपके अदर सोर्सेस के पॉइंट थोड़े बहुत तो पड़े हुए होंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये किस हेड में जाएगा, अदर सोर्सेज में। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किस में जाएगा, अदर सोर्सेज में।
तो मैं ये बोल सकता हूं कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बीएनपी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसअलाउड इनकम हुई। डिसअलाउड इनकम क्यों हुई? क्योंकि वो किस में जाएगी? अदर सोर्सेज में। क्योंकि वो किस में जाएगी? अदर सोर्सेज के अंदर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसअलाउड। अब अगर आपने इसके लिए कोई भी एक्सपेंसेस किया है तो वो भी किस में जाएगा? अदर सोर्सेज में, और बीएनपी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मान लिया जाएगा? डिसअलाउड। तो अगर डिसअलाउड इनकम से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है तो वो एक्सपेंसेस भी क्या होगा? डिसअलाउड। अगर इनकम डिसअलाउड है तो एक्सपेंसेस भी क्या होगा? डिसअलाउड। ठीक है, आई बात समझ में? यस और नो? नेक्स्ट, बिल्कुल बेसिक सा पॉइंट है, कैपिटल एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंसेस, जितने भी कैपिटल एक्सपेंसेस हैं, ऑल काइंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस। अब कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं? कैपिटल एक्सपेंसेस क्या होते हैं तो मैंने यहाँ लिखा है, लाइक परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आपके लिए जो मेनली कैपिटल एक्सपेंसेस की बात होती है वो फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड। हम लोग कोई अकाउंट्स नहीं पढ़ रहे हैं कि किसको कैपिटलाइज किया जाएगा किसको नहीं। फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स मतलब शॉर्ट में बोलूं जो एक्सपेंसेस फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होंगे, जो एक्सपेंसेस फिक्स्ड एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होंगे, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हमेशा क्या माने जाएंगे? वो सारे के सारे एक्सपेंसेस हमेशा क्या माने जाएंगे? डिसअलाउड माने जाएंगे। क्यों? चलो हम लोग बेसिक से बात करते हैं। आप 11th से अकाउंट्स पढ़ रहे हो, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 7 साल हो गए, ठीक है, किसी को 5 हो गए और किसी को 7 साल हो चुके हैं अकाउंट्स पढ़ते हुए। आप लोग पीएनडल के टू साइड में, ये पीएनडल है, ये टू साइड है, तो टू साइड में क्या लिखते हो? टू मशीन परचेज लिखते हो या फिर टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन लिखते हो? चलो अब इतने सालों से अकाउंट्स पढ़ रहे हो, एक बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट पूछा मैंने, आप लोग पीएनडल के टू साइड में क्या लिखते हो? टू मशीन परचेज या टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन? ऑब्वियसली आप लोग डेप्रिसिएशन लिखते हो शुरू से। क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म चलेगी। आपने आज 1 लाख रुपए खर्चा किया, वो 1 लाख आज के आज नहीं खत्म होगा। उसकी लाइफ जैसे 10 साल मान लो, तो 10 साल के लिए आपने 1 लाख का खर्चा किया है, मतलब हर साल के लिए कितना हुआ? 10,000। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। तो जितने भी कैपिटल एक्सपेंसेस हैं, जितने भी कैपिटल एक्सपेंसेस हैं, वो सारे के सारे डिसअलाउड होंगे, और उन पर डेप्रिसिएशन जो है वो अलाउड होगा। कैपिटल एक्सपेंसेस सारे डिसअलाउड होंगे और उन पर डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा? अलाउड। ठीक है, ऑल सेट। चलो आगे, डोनेशन। चलो डोनेशन की बात की जाए, थोड़ा ध्यान से देखना। डोनेशन, डोनेशन के लिए ऑब्लिक करके मैं लिख देता हूं, एक और वर्ड आ जाता है पेमेंट्स। ठीक है, तो डोनेशन या पेमेंट्स, जनरली जितने भी डोनेशंस हैं, जनरली all kind of donation, all kind of donations are disallowed। मतलब कोई भी डोनेशन दे दो कितने भी अच्छे काम के लिए, वो सारे डोनेशन डिसअलाउड होते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर डिडक्शन मिलती है। कौन सी? डोनेशन में डिडक्शन कौन सी मिलती है? कोई भी एक जना, डोनेशन देने पर डिडक्शन कौन सी मिलेगी? वेल डन भावना। और कोई नहीं है, सब सपाट। सुरभि, अभिनव, डोनेशन देने पे 80 जी की डिडक्शन मिलती है। डोनेशन देने पे वेल डन असनानी जी।
डोनेशन देने पर 80G की डिडक्शन मिलती है, तो क्या होगा, अब भी सारे डोनेशन डिसअलाउड होंगे और फिर एज पर डिडक्शन 80G वो वापस से आपके लेस हो जाएंगे। आई बात समझ में? लेकिन बट फॉलोइंग डोनेशंस या पेमेंट्स आर अलाउड टू द रेट ऑफ 150% या टू द extent of 150% of the donated amount। मतलब अगर आपने डोनेट किए हैं 100 रुपीज, तो आपके अलाउड होंगे 150 रुपीज। अगर आपने डोनेट किए हैं 100 रुपीज, तो आपके अलाउड कितने होंगे? 150 रुपीज। तो देखो, डोनेशन या पेमेंट्स, जनरली सारे डोनेशंस डिसअलाउड है, जनरली सारे डोनेशंस डिसअलाउड है, जितने भी डोनेशन होते हैं, क्योंकि उनकी 80G की डिडक्शन मिलती है। बट कुछ डोनेशन है वो अलाउड होते हैं, कुछ डोनेशंस ऐसे हैं जो क्या होते हैं, अलाउड होते हैं। अलाउड भी कितना? 150%। अगर आपने 100 रुपए दान दिए है, तो आपके पीएनएल में लेस कितने होंगे? 150 रुपए। तो ऐसे डोनेशन कौन कौन से हैं? तो एक तो है डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च। आप डोनेशन दे रहे हो, देखो, एक खुद खर्चा करना और एक डोनेशन देना अलग अलग बात है। तो डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, वो क्या होगा? डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च कितना अलाउड होगा? 150%। फिर डोनेशन या पेमेंट फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, डोनेशन या पेमेंट फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एंड लास्ट डोनेशन एंड पेमेंट फॉर स्किल डेवलपमेंट। तो सारे डोनेशन डिसअलाउड होते हैं, सारे डोनेशन, जितने भी डोनेशन है सारे के सारे डिसअलाउड होते हैं, एक्सेप्ट द फॉलोइंग। कौन कौन से डोनेशन है? डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, स्किल डेवलपमेंट, ये सारे डोनेशन अलाउड होते हैं। वो भी कितने हैं? 150%। वो भी कितने? 150%। आई अगेन रिपीट, ये सारे डोनेशंस अलाउड होते हैं, वो भी कितने होते हैं? 150%। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो, ये डोनेशंस कैश में होने चाहिए या काइंड में होने चाहिए? ये डोनेशन कैश में होने चाहिए या काइंड में, या दोनों में? कैश। ये सारे डोनेशन कंपल्सरीली कैश होते हैं। अगर काइंड में दे रहे हो, काइंड मतलब कोई चीज दे दी, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लूं, आपने क्या करा, आपने क्या करा, नेशनल लेबोरेटरी को एक कंप्यूटर डोनेट कर दिया ऑफ ₹50,000। तो क्या इसकी डोनेशन डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलेगी, डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो डोनेशन किस में होना चाहिए? कैश में होना चाहिए। तो देखो, डोनेशन का सिंपल सा फंडा क्या बैठा, डोनेशन, या फिर याद रखना पेमेंट वर्ड भी आए तो डोनेशन ही माना जाएगा। डोनेशन या पेमेंट, अगर अगर डोनेशन, कोई भी डोनेशन है, सारे डिसअलाउड होंगे और 80G की डिडक्शन मिलेगी। लेकिन कुछ डोनेशन हैं जो कितने 150% अलाउड होंगे। कौन कौन से डोनेशन? साइंटिफिक रिसर्च के लिए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, और वो भी किसमें? इन कैश। ओके, तो 4 पॉइंट हो गए आपके। पर्सनल एक्सपेंसेस, एक्सपेंस रिलेटेड टू अदर हेड्स, कैपिटल एक्सपेंसेस एंड डोनेशन। ठीक है, नेक्स्ट। अब बात ये आती है, पहला आपने यहाँ पे क्या करा है? सारा पेमेंट करा है। इस पॉइंट में आपने क्या करा था? पेमेंट। अब क्या बात आती है, अगर
आपको खुद को ही इन होम अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च आप खुद से कर रहे हो, अब कोई साइंटिफिक रिसर्च है सॉरी, और वो रिसर्च एक्सपेंसेस खुद से कर रहे हो, होता है काफी कंपनीज अपने आप को डेवलप। एक सिंपल सा एग्जांपल लो, आपके पास में मोबाइल है, मोबाइल के अंदर एक स्नैपड्रैगन आता है और एक कैमरा आता है, ठीक है। किसी को स्नैपड्रैगन नॉलेज होगी, किसी को कैमरा की होगी। ये स्नैपड्रैगन हमेशा इंप्रूव होता जाता है और कैमरे की क्वालिटी भी हमेशा इंप्रूव होती ही जा रही है। 11-12 मेगापिक्सल से 14 मेगापिक्सल, 15, 48, 64, 108, मतलब एक लेवल से अब तक इनकी इंप्रूवमेंट होती है। तो ये एक्सपेंसेस के लिए किसी को पैसे थोड़ा ना देते होंगे, खुद ही रिसर्च करते होंगे ना कि यार चलो इस स्नैपड्रैगन के साथ में इस साइज का कैमरा अच्छा रहेगा, या इस स्नैपड्रैगन के साथ में इस तरह से सही रहेगा। तो वो जो खुद से एक्सपेंसेस करते हैं उसका क्या सीन रहेगा, खुद से जो भी एक्सपेंसेस करते हैं उसका क्या सीन रहेगा। तो देखो, expenses incurred in preceding 3 years from the starting of business, ठीक है। ये बोल रहे हैं, वापिस समझना, यहाँ याद रखना एक्सपेंसेस कौन से होंगे, which have been incurred in preceding 3 years from the date of starting business। अब एक्चुअली क्या सीन है समझना, बीकॉम एमकॉम में ये लाइन कभी काम में आती नहीं है, तो बीकॉम एमकॉम वाले जस्ट इग्नोर दिस, बीकॉम एमकॉम वाले जस्ट इग्नोर दिस, कोई मतलब नहीं है। पर सीएमए वालों को इसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो अगर आपने ये साइंटिफिक रिसर्च के एक्सपेंसेस खुद से किए हैं, खुद से, तो अलाउड क्या होगा, तो अलाउड होगा एमएमएस। एमएमएस मतलब मटेरियल, एमएमएस का मतलब है मटेरियल मशीन, मशीन का मतलब है ऑल कैपिटल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट लैंड। तो देखो अलाउड क्या क्या होंगे, एमएमएस, मटेरियल, मशीन, ये लिखा हो, सॉरी ये लिखा हुआ है, अदर देन लैंड, और सैलरी और पेमेंट टू रिसर्च ऑफिसर। तो देखो एमएमएस का मतलब क्या हो गया, एमएमएस का मतलब हो गया मटेरियल, मशीन मतलब कैपिटल एक्सपेंसेस एक्सेप्ट लैंड एंड सैलरी, एमएमएस, मटेरियल, मशीन और सैलरी, मटेरियल, मशीन और सैलरी, एमएमएस, ठीक है। तो ये तो क्या होंगे, अलाउड। और कुल मिला के इसके अलावा कोई भी एक्सपेंसेस हो सारे डिसअलाउड, जैसे कॉस्ट ऑफ लैंड, फैसिलिटीज या एनी अदर एक्सपेंसेस, वो सारे सारे क्या होंगे, डिसअलाउड। तो अगर आप खुद से साइंटिफिक रिसर्च के एक्सपेंसेस करते हो, अगर खुद से साइंटिफिक रिसर्च के एक्सपेंसेस करते हो, तो एमएमएस, मटेरियल, मशीन और सैलरी तो अलाउड होंगे। मटेरियल मशीन का मतलब ऑल कैपिटल एक्सपेंसेस अदर देन लैंड है, और सैलरी ये तो अलाउड होंगे, और बाकी सारे क्या हो जाएंगे, डिसअलाउड, ठीक है। और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लैंड के अलावा, केवल सीएमए वालों के लिए बोल रहा हूँ, आफ्टर कमेंसमेंट, ये तो प्रीसीडिंग 3 इयर्स का था,
आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लैंड के अलावा बाकी सारे एक्सपेंसेस हमेशा अलाउड होंगे। लैंड के अलावा बाकी सारे एक्सपेंसेस हमेशा अलाउड होंगे। ओके, इस पॉइंट पे हम लोग एक बार वापस से प्रॉपर डिस्कशन करेंगे सीएमए के हिसाब से। हम एक बार वापस से प्रॉपर डिस्कशन करूंगा इसके ऊपर मैं, पर अभी इतना ध्यान रखो कि जो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो फिर इजीली 2-3 पॉइंट्स हैं। फाइन्स, पेनल्टीज एंड इलीगल एक्सपेंसेस ऑब्वियसली ऑलवेज क्या होंगे, डिसअलाउड। बट देखो, फाइन्स, पेनल्टीज एंड इलीगल एक्सपेंसेस हमेशा डिसअलाउड होते हैं। बट अगर बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड कैसे हुआ, आपने किसी भी सप्लायर को लेट पेमेंट करा, सुनना, आपने किसी भी सप्लायर को लेट पेमेंट करा और पेनल्टी के रूप में आपने 1000 रुपए दिए, समझना मेरी बात को। फाइन्स, पेनल्टीज, इलीगल एक्सपेंसेस हमेशा डिसअलाउड होते हैं। बट जो बिजनेस से, या फिर ये मान लो स्टैट्यूटरी फाइन्स एंड पेनल्टीज, जो स्टैट्यूटरी फाइन्स एंड पेनल्टीज है, जो स्टैट्यूटरी फाइन्स एंड पेनल्टीज है वो हमेशा डिसअलाउड होती है, ठीक है। स्टैट्यूटरी मतलब जो कानून के तहत आता है, आपने इनकम टैक्स लेट पेमेंट करा उसकी पेनल्टी, वेल्थ टैक्स लेट पेमेंट करा उसकी पेनल्टी, रिटर्न लेट फाइल करा उसकी पेनल्टी, रोड क्रॉस करते टाइम आपने कोई ट्रैफिक रूल ब्रेक कर दिया उसका एक फाइन, तो ये सब जो होंगे वो तो डिसअलाउड होंगे। बट बिजनेस से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल आपने सप्लायर को लेट पेमेंट करा, कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाए, तो इन दैट केस वो हमेशा क्या होंगे, अलाउड होंगे। उसी तरह से पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट, ये तो हमेशा डिसअलाउड है, कंफर्म। ड्यू डेट्स क्या होती है, ड्यू डेट होती है रिटर्न फाइलिंग डेट या फिर ऑडिट डेट। रिटर्न फाइल करने की डेट जनरली होती है 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर, और ऑडिट की डेट होती है जनरली 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो पेमेंट आफ्टर ड्यू डेट, तो ड्यू डेट के बाद अगर आप पेमेंट करते हो हमेशा डिसअलाउड होगा। ड्यू डेट का मतलब है रिटर्न फाइल करने की डेट, जो अगर आप केवल रिटर्न फाइल कर रहे हो तो 31 जुलाई है ऑफ असेसमेंट ईयर, और ऑडिट करवा रहे हो तो 30 सितंबर है ऑफ असेसमेंट ईयर। नेक्स्ट, पेमेंट ओवर 10,000, पेमेंट ओवर 10,000 रुपीज, पेमेंट टू अ सिंगल पर्सन इन अ सिंगल डे ओवर 10,000, एक ही बंदे को एक ही दिन में 10,000 से ऊपर का, एक ही बंदे को एक ही दिन में 10,000 से ऊपर का अगर आप कोई कैश पेमेंट करते हो, सिंगल पर्सन सिंगल डे, सिंगल पर्सन सिंगल डे, अगर आप लोग 10,000 से ऊपर का पेमेंट करते हो, 10,000 से ऊपर का पेमेंट करते हो, किसके थ्रू, कैश, बेयरर चेक और क्रॉस चेक, देन कंप्लीटली डिसअलाउड। मतलब अगर आपने एक ही दिन में एक ही बंदे को कैश या बेयरर चेक के थ्रू 10,000 से ज्यादा पेमेंट करा, तो वो पूरा का पूरा पेमेंट क्या माना जाएगा, डिसअलाउड माना जाएगा। वो पूरा का पूरा अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल आपने उसको 24,000 रुपए दिए, तो वो पूरे 24,000 रुपए डिसअलाउड माने जाएंगे, वो पूरे 24,000 रुपए क्या माने जाएंगे, डिसअलाउड माने जाएंगे। तो एक दिन में एक ही बंदे को अगर 10,000 से ज्यादा कैश या बेयरर चेक के थ्रू पेमेंट करते हो तो पूरा डिसअलाउड होगा। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये लिमिट 35,000 है। ट्रांसपोर्टेशन में ये लिमिट कितनी है, ₹35,000। ओके, नेक्स्ट, पेमेंट टू रिलेटिव्स, अगर आप अपने किसी रिलेटिव को पेमेंट कर रहे हो, आप किसको पेमेंट कर रहे हो, अपने ही किसी रिलेटिव को पेमेंट कर रहे हो, तो पेमेंट टू रिलेटिव ओवर मार्केट वैल्यू,
विल बी कंप्लीटली डिसअलाउड। अगर आपने अपने रिलेटिव को मार्केट वैल्यू से ऊपर का पेमेंट किया है, अगर आपने अपने किसी रिलेटिव को मार्केट वैल्यू से ऊपर का पेमेंट किया है, मार्केट वैल्यू तक तो अलाउड है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने किसी रिलेटिव से गुड्स परचेज किया और उसको आप लोग पे कर रहे हो 80,000 रुपीज, जबकि उस गुड्स की मार्केट वैल्यू है 70,000 रुपीज। तो मार्केट वैल्यू कितनी? 70,000। आपने कितने दिए? 80,000। तो 10,000 रुपए क्या मान लिए जाएंगे? डिसअलाउड। तो मार्केट वैल्यू तक तो अलाउड है, मार्केट वैल्यू से ऊपर करोगे तो क्या मान लिया जाएगा? डिसअलाउड। फिर कंपेंसेशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट। कंपेंसेशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट तो सिंपल, 1/5 तो अलाउड है और 4/5 क्या है? डिसअलाउड है। 1/5 अलाउड और 4/5 डिसअलाउड। वॉलेंट्री रिटायरमेंट पे है। अब समझना, यहाँ पे कंपेंसेशन किस पे है? वॉलेंट्री रिटायरमेंट पे। अगर रिट्रेंचमेंट आ जाता है, वॉलेंट्री रिटायरमेंट और रिट्रेंचमेंट दो अलग अलग चीजें होती है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट मतलब वो खुद की इच्छा से निकल गया, और रिट्रेंचमेंट मतलब आपने जबरदस्ती उसको निकाल दिया। एक वो खुद की इच्छा से निकल गया, दूसरा आपने उसको निकाल दिया। तो इन बोथ केसेस देयर इज डिफरेंट कैलकुलेशन। वॉलेंट्री रिटायरमेंट में जो भी आप कंपेंसेशन दोगे वो 1/5 अलाउड है, 4/5 डिसअलाउड है। और रिट्रेंचमेंट, अगर वो बिजनेस के इंटरेस्ट में था तो वो फुल्ली अलाउड होता है। अगर रिट्रेंचमेंट का कंपेंसेशन जो बिजनेस के इंटरेस्ट में था तो वो अलाउड होगा, बिजनेस के इंटरेस्ट में नहीं था तो वो क्या हो जाएगा? डिसअलाउड। ठीक है? रिट्रेंचमेंट का कंपेंसेशन अगर बिजनेस के फेवर में है तो अलाउड, और अगर बिजनेस के फेवर में नहीं है तो डिसअलाउड। ठीक है? तो आज हमने 10 पॉइंट कर लिए, कल बाकी के पॉइंट्स करके इसको फिनिश कर देंगे चैप्टर को। सॉरी, चैप्टर फिनिश किया मतलब पॉइंट्स को तो फिनिश कर देंगे, परसों से प्रैक्टिकल स्टार्ट कर देंगे। फिर तब तक के लिए टेक केयर, स्टे एट होम, गुड बाय, सब्सक्राइब द चैनल, गुड बाय।